हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में मतलब ये अलग तरह की गति है। हमने अभी तक कौन सी पढ़ी थी? प्रक्षेप गति और सीधी रेखा में गति, है ना, ये सब पढ़ी थी हमने। लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। इसमें अलग क्या होता है वो सब हम आज समझने वाले हैं कि अलग किस तरीके से अलग है। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी दैनिक लाइफ जो है, डे टू डे लाइफ, हमारी जो दिनचर्या है ना, दैनिक दिनचर्या, उसमें आपको देखने को मिलेंगे ना। हाँ, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं वो हम एक बार देखेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं आज सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा क्लास वैसे हिंदी में होने वाली है, लेकिन कुछ शब्द इंग्लिश के भी बीच बीच में आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ शब्दों के मतलब क्या होते हैं ना, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ही क्लास है ये। तो उन शब्दों के मतलब क्या होते हैं ना, कभी बीच में शब्द आ जाए आपको अटक के बैठ जाओ कि हाँ सर ने क्या बोला है, तो इसका मतलब क्या है। तो देखो ये कुछ शब्द मैंने लिख दिए हैं, इसका एक बार थोड़ा वीडियो को पॉज करो और इन शब्दों के मतलब थोड़े से समझ लो ना। शब्दों का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या वर्ड अगर सर ने बोल दिया है, कोई शब्द बोल दिया है, तो इंग्लिश में इसका हिंदी में मतलब क्या है। ठीक है, हाँ। तो जैसे इसको वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इन शब्दों को लिख लो थोड़ा अपने, क्योंकि आगे भी आपको काम आने वाला है। आप आगे इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर आप मेडिकल में जाओगे, तो बेटा पढ़ाई तो आपकी किस में होनी है? इंग्लिश में ही होनी है ना। हिंदी की बुक्स तो मिलेंगी नहीं आपको उस टाइम पर। तो देखो क्या कहते हैं, दोलन को, सरल आवर्त गति को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हाँ। फिर इसमें जो शब्द आएंगे, दोलन आएगा ना। हाँ, दोलन। वैसे भी इसका जो अध्याय का नाम है, अपने चैप्टर का नाम है, वो क्या है? दोलन, है ना, या दोलन गति या दोलनी गति, जो भी आप कहना चाहें। तो दोलन, दोलन को बोलते हैं हम ओसिलेशन। क्या बोलते हैं? ओसिलेशन। आवर्ती गति को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो यूज होने वाला है आज की क्लास में। समय अंतराल, समय अंतराल को बोलते हैं टाइम इंटरवल इंग्लिश में। पुनरावर्ती, है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिशन, जो मतलब कि बार बार आए, है ना। समय मतलब निश्चित अंतराल, टाइम इंटरवल के मतलब निश्चित समय अंतराल में बार बार वैसा होता है, तो उसको बोलते हैं पुनरावर्ती। माध्य स्थिति को मीन पोजीशन बोलते हैं। प्रत्यानयन बल, ये तो हमने पहले पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको। किस में पढ़ा था? जो स्प्रिंग फोर्स था ना, हाँ, स्प्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? मैग्नीट्यूड हो गया बेटा। कंपन आपको वाइब्रेशन को बोलते हैं। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों आपस में जुड़े हुए, मतलब कि दोलन और कंपन दोनों में कुछ अंतर होता है ना, वो भी हम आज क्लास में समझेंगे। आवर्ती को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोणीय आवर्ती, आवर्ती को फ्रीक्वेंसी, तो कोणीय आवर्ती को क्या कहेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आयाम, आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। फेज, कला को, कला है ना, कला क्या होती है वो भी समझेंगे, उसको इंग्लिश में फेज कहते हैं। गतिज ऊर्जा आपकी, जो कि किसकी वजह से होती है? किसी भी पार्टिकल में, किसी भी कण में, या किसी पिंड में, या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है ना, किस वजह से होती है? उसकी किसकी वजह से? चाल की वजह से होती है, स्पीड की वजह से होती है, इजंट इट? हाँ, यही होता है ना। हाँ, गुड। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बेटा। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और संरक्षी बल, संरक्षी बल, है ना, ये भी काम में आने वाला है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा कुछ शब्द और भी होंगे जो बीच बीच में अगर मेरे सामने आएंगे, दिमाग में आते गए, तो मैं आपको उनका मतलब समझा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बेटा। देखो वैसे तो ये आपकी 11th क्लास की जो NCERT की बुक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल समझाए हैं कि आवर्ती गति का मतलब क्या है, मतलब जो पीरियोडिक मोशन है ना, आवर्ती गति, उसका मतलब क्या है, और SHM का मतलब क्या है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो बताओ, सबसे पहला जो हम शब्द लेंगे इसमें, वो लेंगे हम आवर्ती गति। कौन सी? आवर्ती गति को समझेंगे पहले तो। आवर्ती गति, है ना, हाँ, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे मोशन, आवर्ती मतलब जो वापस क्या है, वापस वैसे ही गति मतलब होती रहे ना, मतलब कि निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या करे, उस गति का रिपीटिशन हो, मतलब वापस वैसी ही हो जाए, जहाँ से शुरू हुई थी, जैसी ही हुई थी, शुरू की थी हमने, वैसी ही गति कुछ निश्चित समय बाद में वापस वहीं पर, जो कण है आपका वहीं पर पहुँच जाए और फिर से वही गति शुरू कर दे, फिर से
वापस पहुंच जाए उसी स्थिति में जहाँ से शुरू हुई थी और फिर से वही गति शुरू कर दे। तो ऐसी गति कौन कौन सी होती है? बचपन में ध्यान करो, बचपन में झूला पे झूले हो, हाँ, झूला ऐसे आता है फिर जाता है, ये इस तरह से जाता है ना। हाँ, तो मतलब यहाँ से अगर मान लें कि हम शुरू किया हमने झूले को, या फिर नीचे से शुरू होगा ना, सबसे मतलब नीचे वाले पोजीशन बीच में से, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे किया तो ये इधर आया और फिर उसके बाद इधर गया, फिर ऐसे आया फिर इधर गया। तो ये क्या हो रहा है, ये वापस जिस पोजीशन से, जिस स्थिति से हमने शुरू की थी गति, उसी स्थिति में वापस आ रही है। देखो पहले गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस आया, है ना। हाँ, तो ये एक क्या हो गया आपका, एक चक्कर पूरा कर लिया उसने। कैसे? यहाँ से शुरू किया था, इधर जाना शुरू किया था इसने ना। हाँ, तो यहाँ से गया, वापस आया, इधर गया और फिर वापस आया, और फिर यहाँ से वापस उसी दिशा में चलना शुरू कर दिया जिसने उसने शुरू में चलाया था ना। आप कहोगे सर वापस तो यहाँ पे भी आ गया था, इधर जाके और फिर वापस यहाँ पे आ गया था, लेकिन दिशा बदल गई थी। इसलिए यहाँ से चक्कर कब पूरा होता है? चक्कर जब पूरा होगा जब यहाँ से जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, और फिर दूसरा चक्कर शुरू हो जाएगा। अगर इसको और थोड़ा साधारण भाषा में हम समझे तो आप समझो कि आप वृत्ताकार चक्र में क्या कर रहे हो, ये वृत्ताकार, ये वृत्त है, और यहाँ से आपने दौड़ना शुरू किया, इधर से आए, पूरा चक्कर लगाया और वापस यहीं पर पहुँच गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये आपकी कैसी गति होगी? वृत्ताकार गति होगी। जो ग्रह होते हैं हमारे, तो वापस वो कैसे गति करते हैं? वो वृत्ताकार गति ही करते हैं ना। सूरज के चारों तरफ अपनी जो पृथ्वी है वो कैसे करती है? चक्कर लगाती है। और कितने दिन में चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ? बताओ। हाँ, 365 दिन में लगाती है बेटा, है ना। हाँ, 365 दिन में। तो 365 दिन उसके ग्रह के मतलब कि कैसे करते, 365 दिन बाद में फिर से वही शुरू हो जाती है, राइट। तो ये वृत्ताकार गति होगी। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, वापस यहीं पर आ गए, फिर से वहीं शुरू किया, फिर से वही पुनरावृत्ति कर रहे हो। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? हम आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अगर आपकी जो साइकिल है या फिर आपने कार देखी रोड पे चलती हुई, है ना, कोई भी गाड़ी देखी, तो उसकी जो गति होगी, किसके? उसके पहिए की जो गति होगी, वो भी क्या करता है? वो भी ऐसे क्या करता है? चक्कर लगाता है ना, रोटेट करता है अपने, मतलब घूर्णन करता है ना। हाँ, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर वापस आ जाता है, राइट। तो वो इस तरह की गति को क्या कहेंगे? हम घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, पहिए की गति की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और मतलब आवर्ती गति भी हो, वो आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। और बस आप खेलते तो हो ही बचपन में ना, पत्थर बांध, हाँ, कौन सा? ये वाला गेम। तो इसमें क्या होता है? वापस जहाँ से उसने पत्थर ने शुरुआत की, वापस घूम के और फिर वहीं पर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब बार बार ये चलता रहता है। तो ये ऐसी गति जिसमें कि घूम फिर के आपका जो कण है, पिंड है या वस्तु है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, और ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद में ऐसा होता रहे, बार बार होता रहे। क्या कर रहा हूं मैं? बार बार होता रहे, निश्चित समय अंतराल। क्या? निश्चित समय अंतराल। निश्चित समय अंतराल में होना चाहिए ऐसा, है ना। हाँ, क्या? स्पेसिफिक, इंग्लिश में कहेंगे टाइम इंटरवल। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में मतलब कि जो गति है वापस, मतलब बार बार वैसी ही गति होती है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि जो टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, वो उतना ही होना चाहिए। मतलब एक चक्कर लगाने का, यहाँ से शुरू किया, एक चक्कर लगाया, वापस यहाँ पर आ गए, तो इसमें सपोज 1 सेकंड लगा, तो दोबारा से फिर चक्कर लगाया तो इसमें भी 1 सेकंड लगा, तीसरी बार फिर चक्कर लगाया तो इसमें भी 1 सेकंड लगा। मतलब इस निश्चित समय अंतराल हो गया। कितना अंतराल हो गया? एक चक्कर लगाने का 1 सेकंड हो गया, राइट। तो ये ऐसा नहीं कि 1 ही सेकंड होना है, 5 मिनट भी हो सकता है, 50 मिनट भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। जैसे अपनी पृथ्वी के केस में क्या होता है? 1 साल होता है पूरा। लेकिन वहीं पृथ्वी अपने जो खुद का अक्ष होता है, उस पर घूर्णन कितने टाइम में पूरा कर लेती है? घूमती है ना, अपने अक्ष पे भी घूमती है। हाँ, पृथ्वी वो कितने टाइम में कर लेती है? वो आपके 24 घंटे में कर लेती है, 24 आवर्स में, राइट। तो ये जो गति हो गई इस तरह की गति को हम बोलते हैं आवर्त गति। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल बताओ। तो मतलब सरल आवर्त गति का मतलब क्या हो गया? हमें आवर्त गति समझ में आ गई, निश्चित टाइम इंटरवल होता है उसमें, है ना। हाँ, निश्चित समय अंतराल होता है, और वापस बार बार उसी स्थिति में गति रिपीट होती रहती है ना, पुनरावृत्ति होती है गति की। तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, तो सरल आवर्त गति, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस अज्यूम
हम एक क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारे पास में, पेन को चेंज करता हूँ, ओके। हमारे पास में हम एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, कमानी बोलते हैं ना आप, हाँ। स्प्रिंग लेते हैं और एक गुटका लेते हैं, ब्लॉक लेते हैं, राइट। या फिर यहाँ पर नहीं, इधर लेते हैं। ये गुटका हो गया, इसका द्रव्यमान m है, मान लेते हैं m है। और इसको हमने इसको स्प्रिंग से जोड़ दिया, जिसका एक सिरा स्प्रिंग का किससे जुड़ा हुआ है, एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है, इस गुटके से, और दूसरा सिरा यहाँ पे क्या है, फिक्स है। किस पर, ये आपका दीवार मान सकते हो या फिर ग्राउंड मान सकते हो, इस तरीके से। अब ऐसी स्थिति में बताओ मुझे क्या होगा, जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग स्थिरांक मान लेते हैं हम k है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऐसी स्थिति में क्या गुटका इधर जाएगा, इधर जाएगा, और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे घर्षण नहीं है। क्या नहीं है, घर्षण आपका 0 है, घर्षण क्या है, 0 है, तो घर्षण यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बताओ कहाँ पे रुकेगा, बिल्कुल जहाँ पे इसकी जो नेचुरल लेंथ है ना, जो प्राकृतिक स्थिति है इसकी, मतलब स्प्रिंग को आप फ्री छोड़ दो तो जितनी उसकी लंबाई होगी, है ना, कैसी, एक तो स्प्रिंग को खींच के रखा हमने तो लंबाई बढ़ गई स्प्रिंग की, एक स्प्रिंग को हमने दबा के रखा है तो लंबाई कम हो गई स्प्रिंग की, लेकिन एक हमने स्प्रिंग को ऐसे ही छोड़ दिया जिसपे किसी तरह का कोई बल नहीं लगा रहे हम, है ना। तो जो ये वैसी स्थिति होगी कि अब स्प्रिंग पे किसी तरह का कोई बल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचें तो स्प्रिंग में बल पैदा हो जाएगा, प्रत्यानयन बल पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। और स्प्रिंग को अगर हम क्या करें, दबाएं तो भी प्रत्यानयन बल पैदा हो जाएगा, ये बात हम जानते हैं। और उसकी दिशा क्या होती है ये भी हमें पता है, ठीक है ना, पहले हम पढ़ चुके ना ये सब चीज़ें, हाँ। तो अब देखो, अब मैंने क्या काम किया कि मैंने यहाँ से ये जो गुटका है इसको एक v वेग से इधर, मतलब क्या कर दिया हमने, इधर धक्का दे दिया। कितने वेग से दिया हमने धक्का, इसको v वेग से धक्का दे दिया हमने, ठीक है, हाँ। v चाल कह लो, वेग कह लो, एक ही फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेग से हमने इसको धक्का दिया, तो अब क्या करेगा बताओ मुझे एक बार, बिल्कुल गुटका इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और गुटका क्या करेगा, इसके साथ में, गुटका जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग को खींचेगा अपने साथ में, क्योंकि स्प्रिंग से बंधा हुआ है। तो स्प्रिंग को खींचेगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, जब स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग उस चीज़ का हमने पढ़ा था कि अगर स्प्रिंग को आप खींचो तो क्या करेगी, स्प्रिंग वापस अपनी उसी स्थिति में आने की कोशिश करेगी। कौन सी में, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, मतलब उसकी जितनी लंबाई है ना उसी स्थिति में आने की कोशिश करेगी। तो क्या उसके लिए क्या करेगी, कोशिश करने के लिए, अब कोशिश वैसे तो होती नहीं है, तो कोशिश के लिए क्या करना है, हमें प्रयास करना पड़ता है। तो स्प्रिंग भी प्रयास करती है, स्प्रिंग वापस बल लगाती है ना, हाँ। किस पर लगाएगी, गुटके पर वापस बल लगाएगी। लेकिन जो इसका वेग बना हुआ है इधर ही, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स जो आएगा, स्प्रिंग इधर लगाएगी बेटा, FS है ना, फोर्स इधर लगाएगी ना स्प्रिंग। तो ये हमारी इसकी जो ये लंबाई हो गई, ये तो नेचुरल लेंथ है इसकी, है ना, हाँ, मतलब स्वाभाविक स्थिति में ही है। चलो ठीक है, वो उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। तो क्या हो गया, यहाँ पर आके हम ये चलेगा इधर, तो इसकी क्योंकि फोर्स इधर बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग का जो बल है वो बढ़ता जाएगा, तो इसकी जो वेग है उस दिशा में वो कम होता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर ये जाके रुक जाएगा बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ। यहाँ पर आके ये जो गुटका है वो हम मानते हैं कि ये रुक गया है यहाँ पर, ठीक है, ये गुटका यहाँ पर आके रुक गया। अब क्या होगा, अब गुटका यहाँ पर आके रुक गया तो यहाँ पर तो इसका वेग v था, तो यहाँ पे वेग कितना हो गया, रुक गया तो भाई 0 हो गया। रुका क्यों, क्योंकि वेग तो इस दिशा में है, और आपका जो क्या त्वरण जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो त्वरण पैदा होगा वो कौन सी दिशा में है, उसकी दिशा तो ये है, इस दिशा में रहेगा ना, हाँ, इसकी उल्टी दिशा में है, इसलिए जाके v जो है आपका, वेग आपका कम होता जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये रुक जाएगा, ठीक है, हाँ। जब वेग हमने काइनेमेटिक्स में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था ना कि आपका जो वेग और त्वरण की दिशा अगर क्या है, एक दूसरे से उल्टी है, तो वेग का जो परिमाण है, मतलब वेग की जो, मतलब वेग धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें वो 0 हो जाएगा। और क्योंकि फिर उसके बाद में जो त्वरण है, त्वरण तो लगातार बढ़ रहा है, त्वरण तो क्योंकि जितना उसको स्प्रिंग को खींचोगे उतना ही क्या बनेगा, बल ज़्यादा लगता जाएगा।
तो क्या करेगा, त्वरण की जो मान है वो तो परिमाण है वो तो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जब v तो 0 हो गया लेकिन त्वरण 0 नहीं हुआ है, त्वरण तो आपका इस दिशा में लग रहा है a, ठीक है। हम मान लेते हैं कि a है इसकी वैल्यू, तो ये a इस दिशा में लग रहा है, तो ये इसको खींच के वापस लेके आएगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो देखो यहाँ पर वापस आएगा तो क्या होगा कि वापस वेग v हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम संरक्षी बल की जो बात करते हैं ना, हाँ वर्क जो कौन सा कार्य ऊर्जा वाले जो अध्याय है, मतलब उसका जो कार्य ऊर्जा वाला जो चैप्टर है उसमें हमने संरक्षी और असंरक्षी बल पढ़ाया है। संरक्षी बल में क्या होता है, संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी निकाय पर केवल संरक्षी बल लग रहा है ना, संरक्षी बल होता है जिसमें कि आपके वृत्तीय पाथ पर मतलब उस कण पे अगर मान लो किसी पे केवल संरक्षी बल लग रहा है ना, तो संरक्षी के बल के द्वारा उस कण पे किया गया कार्य या उस पिंड पर किया गया कार्य वो 0 होता है, ठीक है। संरक्षी बल की परिभाषा ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पिंड A से B जाता है, कैसे, ये A से B गया, ये A और ये B, A से B गया, किसी भी पाथ से जा सकता है, किसी भी रास्ते से जा सकता है ना, हाँ। जैसे विस्थापन वाला केस होता है, तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से A से B जाने में सीधी रेखा में इसकी लंबाई, इस सीधी रेखा की लंबाई है ना, हाँ। और जो हम कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे घूम फिर के वापस आ गया, ऐसे घूम फिर के वापस आ गया। अगर मान लो, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मान लो हमारा A से B जाने में कोई भी वर्क हुआ W, और ये वापस आने में अगर W माइनस W वर्क हुआ, काम हुआ किस पर, कण पर, जो कण गया ना यहाँ से, या पिंड कह सकते हो वो गया, तो उस पर जो काम अगर ये W हुआ और वापस आने में माइनस W हुआ, तो दोनों का योग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर मान लो ऐसा कोई बल लग रहा है तो वो क्या कहते हैं, उसको संरक्षी बल कहते हैं। जैसे कि हमारा संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे कौन सा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक स्प्रिंग बल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कूलाम्ब बल होता है, ठीक है, और इसके अलावा असंरक्षी बल भी होते हैं। चलो उसको वो मतलब इस चैप्टर में हम उसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में तो आपका किस में, कार्य ऊर्जा वाले जो चैप्टर है उसी में आएगा बेटा डिटेल में, संरक्षी और असंरक्षी बल का। तो क्योंकि यहाँ पे संरक्षी बल लग रहा है और कोई बल लग नहीं रहा, किसमें, विस्थापन की दिशा में, या विस्थापन की दिशा के किसमें, अपोजिट में है ना, हाँ, विस्थापन की दिशा में या विस्थापन की दिशा के उल्टी दिशा में, तो उसमें कोई बल अगर लगता है, संरक्षी बल लग रहा है, तो क्या रहेगा कि ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। क्या रहेगी, ऊर्जा, आपकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ठीक है, हाँ। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लागू होता है। वो लागू कब होता है, जब संरक्षी बल ही काम कर रहा हो, असंरक्षी बल काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू नहीं होता बेटा, हाँ ना। असंरक्षी बल कौन से होते हैं, उदाहरण के लिए आपका घर्षण बल असंरक्षी बल है, इसलिए हमने घर्षण को पहले ही 0 रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ से यहाँ गया, इसका वेग 0 हो गया, अब वापस आया, वापस आने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस इसकी दिशा में, इस उल्टी दिशा में इसका वेग v हो जाएगा ना। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आते ही आपका फोर्स देखो कैसे लगा, स्प्रिंग का फोर्स जो लगता है, स्प्रिंग का बल जो होता है वो हमें पता है, Fs क्या होता है, kx होता है, और x क्या है, यहाँ से इसकी शुरुआती जो बिंदु है ना, जहाँ से के गति शुरू हुई थी, वहाँ से यहाँ की दूरी यानी विस्थापन, राइट। तो यहाँ पे विस्थापन ज़्यादा हो गया तो बल ज़्यादा रहेगा बेटा। यहाँ पे वापस आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो Fs क्या हो गया, Fs हमारा यहाँ पर इस जगह पर ये तो 0 हो गया, k इंटू 0, तो क्या आया, 0 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बल 0 हो गया, तो मतलब बल 0 हो गया तो आपका A भी 0 हो गया, A भी 0 हो गया ना यहाँ पर, हाँ। लेकिन फिर भी क्या हो गया कि गति में इसकी स्पीड तो है ना, इसकी चाल तो है, क्या है चाल वापस, क्योंकि संरक्षी बल ही काम कर रहा है, ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो वापस जैसे यहाँ पे आएगा तो चाल की दिशा बदल गई बस ना, हाँ, वेग की दिशा बदल गई। पहले वेग इस दिशा में था, अब ये वेग इस दिशा में। तो क्या करेगा ये जो आपका गुटका, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो क्या, कि ये गुटका यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि चाल इसको और आगे लेके जाएगी। तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को हमारे को संपीड़ित कर देगा, है ना, हाँ, वेरी गुड, संपीड़ित करेगा। और हम कहते हैं कि भाई ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया, लेकिन अब स्प्रिंग तो यहाँ से इतनी मतलब उससे क्या कहेंगे, इतनी अमाउंट से है ना, इतनी लंबाई से क्या होगी, संपीड़ित हो गई। तो अब क्या करेगी, जब संपीड़ित है तो स्प्रिंग वापस बल लगाएगी।
तो बेटा बल लगना यहीं से शुरू होता है, जहाँ से संपीड़न शुरू होगा वहीं से बल लगना शुरू हो जाएगा उल्टी दिशा में। और वो जो उल्टी दिशा में बल लग रहा है तो उल्टी दिशा में क्या लग रहा है, त्वरण लग रहा है। जब त्वरण उल्टी दिशा में लग रहा है और किसके, वेग के, तो क्या होगा, वेग धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आके वापस वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वेग जीरो हो गया था, यहाँ पर भी वेग जीरो हो गया। और क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा तो क्या करेगा, वेग जीरो होगा, फिर वापस जो इस पे त्वरण लग रहा है किसके, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, ये वापस लेके जाएगा। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वापस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन अब दिशा बदल चुकी है, वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर आएगा, फिर जीरो होगा, है ना। हाँ, और फिर दिशा बदल जाएगी। और फिर इस तरह से ये चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, इस तरह से मोशन, इसकी गति जो है वो चलती रहेगी। देखो कैसे होगा, यहाँ से चला, मैं इसको मतलब नोट कर रहा हूँ ना। हाँ, यहाँ पर गया बिंदु, है ना। अब इसको हम कण ले लेते हैं, इस कण को, स्प्रिंग को भूल जाओ अभी ना। हाँ, केवल इसको कण लेते हैं, इसको किसको, गुटके को। तो गुटका यहाँ से यहाँ पे गया बेटा, फिर वापस आया यहाँ से, और फिर यहाँ से कहाँ गया, वापस आने के बाद में इधर गया, और फिर यहाँ पे फिर से वेग इसका जीरो हो गया इधर जाके, तो ये वापस फिर आ गया। ठीक है, हाँ। और फिर इसने देखो यहीं से शुरू हुआ था, इस दिशा में v वेग से जा रहा था, तो v वेग जाके यहाँ पे जीरो हो गया, फिर वापस इधर आ गया, है ना, क्योंकि त्वरण आपका उल्टी दिशा में काम कर रहा है। तो ये लेके आया, तो यहाँ पर अब वेग क्या हो गया, इस दिशा में v हो गया इस यहाँ पर, और यह फिर वापस, क्योंकि त्वरण जैसे ही संपीड़न स्टार्ट हुआ स्प्रिंग का, तो क्या करेगा, त्वरण आपका उल्टी दिशा में लगने लग जाएगा, इस दिशा में लगेगा, संपीड़न का विरोध करेगा, प्रत्यानयन बल पैदा हो जाएगा इसमें, है ना। हाँ, तो ये क्या होगा, ये वापस वेग धीरे धीरे कम होगा, और वेग यहाँ पर जीरो हो गया। और उस जो त्वरण है, त्वरण लेकिन जीरो नहीं हुआ, वो तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे त्वरण हो गया। तो ये इसको वापस खींचेगा, तो वापस यहाँ पर मीन पोजीशन पे, मध्य, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना। हाँ, दोनों के बीच में है ना, तो मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति, क्या बोलेंगे, माध्य स्थिति। देखो मैं पहले ही डिस्कस किया ना हमने, हाँ, माध्य स्थिति, इसको माध्य स्थिति बोलते हैं। तो क्योंकि ये मध्य में है ना, और हाँ मध्य में है, तो यहाँ पर इस तरह से कण क्या करेगा, इधर जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से इसने अपना एक साइकिल पूरा कर लिया ना। हाँ, एक चक्कर पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, क्योंकि यहाँ से चला था इस दिशा में, और फिर वापस आ गया, तो दिशा बदली हुई है। अभी तो यहाँ पर वापस तो आ गया, लेकिन दिशा बदली हुई है। और फिर ये इस दिशा से वापस गया, यहाँ से यहाँ पर जीरो हो गया, फिर मतलब इसका वेग जीरो हो गया, फिर वापस इधर आया, और अब दिशा वही है। तो मतलब यहाँ से इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, और फिर वापस यहाँ पे आ गया, और फिर वापस उसी दिशा में, जिस दिशा में प्रारंभिक अवस्था में था, और जो इसका वेग प्रारंभिक अवस्था में था वहीं पर आ जाता है ना। तो ये यहाँ पर आकर इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं बात। हाँ, जैसे कि जो वृत्त में आप चक्कर लगा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी आप कहाँ से वापस एक जगह से शुरू किया था, तो वापस चक्कर लगा के वहीं पर आ गए, और फिर उसी दिशा में उसी वेग से आगे निकल गए, तो आपका एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसी तरह से कण का जो चक्कर है ये पूरा होता है इस तरीके से बेटा। और क्योंकि कण किस पे कर रहा है, एक सीधी रेखा पे ही गति कर रहा है ना, सीधी रेखा पे ही गति कर रहा है, तो ऐसी गति को, और आवर्त गति है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं, कण की ऐसी गति को क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। अच्छा बेटा, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि जो बुनियादी बातें हैं, कि आपको जो इसकी समझ होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे जो सवाल आते हैं उनको हल कर पाओ। बाकी आप एनसीईआरटी से रीड ज़रूर करना। एनसीईआरटी में आपके जो वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और समझ के लिए भी ज़रूरी है। उसमें आवर्ती गति के बहुत अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप उनको भी समझना है एक बार कि हाँ, जो सर ने समझाया था उसी हिसाब से चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है ना। हाँ, ये चीज़ें समझना एक बार, ठीक है। तो बेटा ये इसको कहते हैं हम आवर्त गति। अब मुझे बताओ कि देखो, हमने यहाँ से इसको v वेग दिया था, तो यहाँ पर तो v वेग की वैल्यू क्या है, v है ना। और हमने यहीं से मोशन की मतलब गति की शुरुआत की थी, तो हम मान लेते टाइम इक्वल टू t0 है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इसको मानते हैं हम, क्या मानते हैं, आयाम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। अच्छा, ये विस्थापन हो गया कण का, यहाँ से चला कण और यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, इतना सा विस्थापन हो गया। और ये इसका सबसे ज़्यादा मतलब जो भी पॉसिबल था, मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल था ना, हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया हिंदी में कि आपका जितना ज़्यादा उसके अधिकतम, हाँ, अधिकतम विस्थापन यहाँ पर हो गया ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पर विस्थापन की वैल्यू, इसको बोलते हैं हम जो अधिकतम विस्थापन होता है, क्या, इस कण का सरल आवर्त गति में अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, ये अधिकतम विस्थापन कहाँ से, जो माध्य स्थिति है वहां से कण का अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, आयाम, क्या बोलते हैं, आयाम। और आयाम को हम ए से लिखते हैं बेटा, बड़े ए से, है ना, अंग्रेजी के जो बड़ा ए हो गया उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो विस्थापन है वो कितना है, माध्य स्थिति पे 0 है। और यहाँ पर क्या कहेंगे, इस दिशा को हम क्या ले रहे हैं, इस दिशा को हम हमेशा पॉजिटिव लेते आए हैं ना, धनात्मक लेते आए हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आयाम है कण का, ये कितना है, ये हमारा प्लस का ए है ना, धनात्मक ए है। अब कण वापस आ रहा है यहाँ से, और ये कुछ टाइम पीरियड है ना, क्या कुछ टाइम लगेगा यहाँ जाने में इसको, बिल्कुल सही बात है। देखो कण के 4 हिस्सों में गति हो रही है, मतलब गति एक चक्कर पूरा हो रहा है। एक तो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो एक हिस्सा हो गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक जाता है, आता है तो दूसरा हिस्सा हो गया, फिर यहाँ से इधर जाता है तो तीसरा हिस्सा हो गया, फिर यहाँ से वापस आता है तो चौथा हिस्सा हो गया। तो अगर हम कहें कि कण को यहाँ मतलब जो कुल समय है, कितना कुल समय है एक चक्कर लगाने में, तो उस चक्कर लगाने को हम कहें कि उसमें जो कुल समय लगा वो टी लगता है, क्या लगता है, टी लगता है, कितना, टी है, ठीक है। तो अगर टी को हम कहें, टी को कहेंगे हम इसके कुल समय को, एक चक्कर पूरा करने के कुल समय को आवर्तकाल, क्या कहेंगे, आवर्तकाल, इस गति का आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगा, है ना, जो समय लगा उसको क्या कहेंगे हम, आवर्तकाल कहेंगे बेटा। और ये आवर्तकाल 4 हिस्सों में बटा हुआ है कि नहीं बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो बराबर दूरी है, और वही वेग है, ज़्यादातर मतलब अधिकतम वेग की भी मान वही है, v है, और जो आपका त्वरण है वो भी इसी हिसाब से वेरी कर रहा है ना, विस्थापन के साथ में उसी हिसाब से बदल रहा है। तो टाइम जो इतना लगेगा यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा, उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा बेटा। अगर आपने कौन सा जो काइनेमेटिक्स है आपका, जो सीधी रेखा में गति वाला जो चैप्टर था, उसमें अगर आपने पढ़ी होंगी ये बेसिक बातें, बुनियादी बातें हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगेगा वही वापस, क्योंकि v और a उसी हिसाब से बदल रहे हैं, ठीक है, हाँ, वेग और त्वरण आपका उसी हिसाब से बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे टाइम कितना लगा, चौथा हिस्सा लगा कुल समय का, तो टाइम यहाँ तक पहुँचने में इसको t/4 लग गया, t/4 आएगा ना, हाँ, t/4 आएगा, क्योंकि चौथा हिस्सा लगा इसका। तो यहाँ पर वापस यहाँ पर आया तो ये टाइम कितना हो गया, अब टाइम t/2 हो गया। अब यहाँ से और यहाँ पर आया तो t/4 समय और लग गया, तो अब टाइम कितना लग गया, 3t/4। और यहाँ पे वेग कितना होगा, वेग तो 0 हो जाएगा सर, है ना, हाँ, वेग तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मतलब जो आपकी अधिकतम कौन सी, ये आपकी दाईं ओर और ये बाईं ओर, तो अधिकतम जो बाईं ओर पोजीशन हुई पार्टिकल की, उसको उसमें टाइम कितना लगा, उसमें लगा आपका टाइम 3t/4 पहुँचने में यहाँ पे। और विस्थापन कितना है यहाँ से मीन जो माध्य स्थिति से, जितना इधर है उतना इधर है, तो इसको भी बेटा बोलते हैं हम आयाम, क्योंकि कितना ये अधिकतम विस्थापन हो गया, ये भी इसका दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन है, तो इसको, और लेकिन ये धनात्मक नहीं ना, ऋणात्मक दिशा में है, ये यहाँ से ऋणात्मक दिशा में यहाँ पे, तो ये इसको हम -a लिखते हैं, आयाम, है ना, -a लिखते हैं। देखो मैं बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं आपको किसकी, सरल आवर्त गति की, जिनकी आपको समझ डेवलप होनी चाहिए, जिनकी आपको समझ होनी चाहिए, मैं सिर्फ वो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो आप, हाँ। आप सोचो कि सर हाँ किताब से थोड़ा सा अलग पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो किताब में लिखा है वो होता है, एक बार आप देख लोगे समझ लोगे ना, वो किताब में लिखा हुआ, ये पढ़ने के बाद में आपको किताब में लिखा हुआ भी सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, हाँ। और आपके जो नीट में या जेई में जो सवाल आते हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये बात पक्की है, आसानी से हल कर लोगे आप, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से प्यार से समझाऊँ आपको, बिल्कुल धीरे धीरे उसमें, है ना, हाँ।
तो देखो ये तो समझ में आ गया बेटा, ये आपके एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और ये हमारा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन माध्य स्थिति, और ये अधिकतम आयाम का बिंदु, और ये अधिकतम आयाम ऋणात्मक दिशा में बिंदु हो गया। तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इनको इंग्लिश में तो एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो अधिकतम जो इसके विस्थापन की स्थिति कह सकते हो आप ना। हाँ, अधिकतम विस्थापन यही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जब ये क्या करेगा, सरल आवर्त गति कर रहा है कण आपका। ठीक है, अच्छा तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसमें हमने इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और उससे पहले अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि ये अगर ये तो धीरे धीरे ऐसे गति कर रहा है, एक तो स्प्रिंग ऐसे गति कर रही है ना, हाँ, एक ये तेज़ी से ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? जब ये वाली गति होती है, धीरे धीरे जो गति होती है ना, हाँ, आवर्त गति की बात कर रहे हैं हम ना, हाँ, तो इसको कहते हैं दोलन। धीरे हो गई तो इसको कहेंगे दोलन। क्या कहेंगे? दोलन कहेंगे। और तेज हो गई, क्या उनसे तेज हो गई है ना, हाँ, ऐसे 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 तेज हो गई, तो उसको कहेंगे कंपन। क्या कहेंगे? कंपन, वाइब्रेशन। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। अच्छा चलिए, लेकिन ये तो जगह नहीं बची ना। हाँ, ये तो मैंने आपको अंतर समझा दिया, बस थोड़ा सा ये समझ लो कि सर ने दोनों में अंतर समझा दिया है। ठीक है, ओके, ये मैं मिटा देता हूँ बेटा, हाँ, क्योंकि हम तो इस पे बात कर रहे हैं अभी। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे गया, फिर ये वापस आ गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसका आवर्तकाल कहेंगे, टी कहेंगे। और इसमें 4 हिस्सों में गति हो रही है, तो सब में बराबर टाइम लगेगा, सब में, क्योंकि वही आपका त्वरण वही है, त्वरण वैसे ही परिवर्तित हो रहा है और वेग भी वैसे ही परिवर्तित हो रहा है चारों हिस्सों में, तो आपका समय भी बराबर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको। ये चीज़ उम्मीद है कि अब क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की आदत है ना, हाँ, कि विस्थापन और समय में ग्राफ बनाते हैं हम। बनाया था, ध्यान है कि नहीं है? तो मैं इनको मिटा रहा हूँ बेटा अभी। ठीक है, तो विस्थापन और समय में अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो क्या होगा। हम कहें कि भैया ये तो ये तो समय हो गया इस एक्सिस पे, ठीक है, और इस एक्सिस पे विस्थापन हो गया। तो ये ऊपर की तरफ हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स है, और अगर नीचे की तरफ भी जा रहा है पार्टिकल, नेगेटिव में भी जा रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ से ये पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है इस दिशा में, तो माध्य स्थिति से, और इस दिशा को हम क्या करें, ऋणात्मक कह रहे हैं, नेगेटिव, धनात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है ना, हाँ। तो अगर कण हमारा यहाँ से माध्य स्थिति से इधर जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसका जो विस्थापन है वो धनात्मक है, और कण जब माध्य स्थिति से इधर आ रहा है आपका, तो हम कहेंगे कण का विस्थापन जो है वो ऋणात्मक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? और कैसे हो रहा है? टाइम के साथ में हो रहा है। तो देखो, हम कहते हैं कि भाई कण का जो विस्थापन था, हम यहाँ से ही कहते हैं, समय t बराबर 0 पर कण का विस्थापन कितना था? 0 था, x = 0। तो हम ये कह रहे हैं कि अब कण का विस्थापन यहाँ से शुरू कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे देखो, ये x, ये 0 है, 0 है, तो यहाँ से कण का विस्थापन शुरू हो गया। हम कहेंगे ये पॉइंट को हम कह देते हैं ए पॉइंट है, यहाँ से माध्य स्थिति पर। चलो उसके चक्कर में ना पड़ो ना, हाँ, वो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अब यहाँ से फिर कण यहाँ पर गया, देखो यहाँ पे लेकिन वेग आपका क्या है? खूब है, वेग तो तेज है, और यहाँ पर जाके धीरे धीरे 0 हो गया। तो अब वेग को क्या कर रहा है? वेग इधर है, देखो क्या कर रहा है, वेग तो धनात्मक दिशा में है, और त्वरण जो है आपका, त्वरण किसकी वजह से लग रहा है? त्वरण स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के बल की वजह से। तो त्वरण आपका ऋणात्मक दिशा में, इस दिशा में है, तो क्या करेगा? वेग को धीरे धीरे कम करेगा। तो पहले तो क्योंकि वेग को धीरे धीरे, और त्वरण भी आपका देखो कैसे बढ़ता है, जितना जितना स्प्रिंग को खींचेंगे उतना ही बल बढ़ता जाएगा, उतना ही बल बढ़ने का मतलब त्वरण बढ़ता जाएगा। तो स्प्रिंग को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम? पहले तो धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा खींचा तो थोड़ा सा बल पैदा हुआ, मतलब त्वरण थोड़ा सा पैदा हुआ। जितना ज़्यादा खींचता गया तो त्वरण ज़्यादा मतलब बढ़ता गया। जब त्वरण ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? त्वरण जब बढ़ता जाएगा तो आपका जो वेग है वो आपका जल्दी कम होता जाएगा ना, हाँ, जल्दी कम होगा। तो वेग क्या होगा बेटा? देखो फटाफट, मतलब शुरू में तो वेग तेज रहेगा,
तो शुरू में वेग तेज रहेगा और बाद में फिर धीरे फटाफट कम हो जाएगा ना। हाँ, तो मतलब क्या होगा, लेकिन जब वेग तेज है तो विस्थापन आपका खूब तेजी से बढ़ेगा, और जब वेग धीरे धीरे होने लग गया, स्पीड धीरे पड़ने लगी, तो ऑब्वियसली विस्थापन कम कम होगा, है ना, दूरी कम तय होगी। ठीक है, यही बात है ना, समझ में आ गई बात। अगर बाय द वे अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस सुनने, मैंने क्या बोला है अभी। ठीक है, चलो, अगर यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ समय जाने में समय कितना लगता है वो तो हमें पता है, T/4 लगेगा सर, है ना। जनरली आवर्त काल जो है वो हमें उसमें दिया होगा, किसमें, हमारे जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सवाल पूछेंगे हमारे एग्जाम में, उसमें आवर्त काल दिया होगा। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो रहा है, बताओ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जीरो विस्थापन है, समय भी यहाँ पे जीरो, ये x बराबर भी जीरो है यहाँ पर, और आपका समय t बराबर भी जीरो है बेटा। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि जब वेग तेज है शुरू में तो यहाँ से इधर जाने में, तो क्या करेगा, विस्थापन जल्दी तय करेगा, विस्थापन जल्दी होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा, और यहाँ पे जाके जीरो हो गया, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, नहीं, x विस्थापन जीरो नहीं हुआ है, विस्थापन तो मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया इसके बाद में ना, क्योंकि विस्थापन कहाँ से देखेंगे हम, मीन पोजीशन से देखेंगे, माध्य स्थिति से देखेंगे, ये मैक्सिमम हो गया, अधिकतम हो गया विस्थापन। तो हम कहते हैं कि भैया ये जो है, ये विस्थापन ऊपर बढ़ रहा है, तो ये प्लस a है और ये हमारा माइनस a है, नीचे की तरफ में ना उतना ही है, ये माइनस a है विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन के यहाँ पर प्लस a, तो प्लस a लगा दिया मैंने, यहाँ पर माइनस a, तो ये माइनस a लगा दिया। अब समय कितना है, जब प्लस a पहुँच जाएगा तो ये T/4 है, तो इस समय यहाँ पे जीरो है, इधर जाएंगे तो ये T/4 होगा कहीं पे ना। हाँ, और यहाँ पे फिर यहाँ से वापस जीरो आने में विस्थापन जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ पे वापस आ गए तो विस्थापन जीरो, तो वो कितना हो गया, वो यहाँ पे T/4 तो ये लगा, मतलब T/4 तो ये लगा यहाँ से यहाँ जाने में, और फिर यहाँ से वापस आने में T/4 लगेगा, तो कितना टाइम हो गया, 2T/4 यानी T/2 हो गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे टाइम आ गया, ये फिर एक्सट्रीम इस पोजीशन पे आने का हो जाएगा, और फिर कुछ यहाँ पे वापस इसी पोजीशन पे आने का हो जाएगा। तो ग्राफ जो बनेगा बेटा, है ना, मतलब शुरू में तो x जल्दी जाएगा क्योंकि वेग तेज है, तो शुरू में तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा फटाफट, और फिर क्या होगा, विस्थापन आपका धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, वेग धीरे धीरे होगा तो विस्थापन भी धीरे धीरे होगा, तो विस्थापन आपका फिर धीरे धीरे चेंज होगा, ऐसे होगा। ठीक है, हाँ, और फिर क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या करेगा, नीचे जीरो हो जाएगा, विस्थापन ऐसे जीरो हो गया। कैसे, जब यहाँ से ये देखो ये T/4 है, यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया, ये a हो गया। ठीक है, हाँ, इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा, इसमें ये आपका T/4 समय हो गया, ये समय जो हुआ ये T/2, मतलब वापस पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाके, कण यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पहुँच गया, मतलब मैक्सिमम विस्थापन हो गया, अधिकतम विस्थापन हो गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो विस्थापन देखो वापस x क्या हो गया, x उधर ऊपर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जाओगे तो कम हो रहा है ना, तो यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे देखो विस्थापन आपका इधर जाएगा, तो यहाँ पर जब कण था तो विस्थापन इतना बचा, जब कण यहाँ पे आ गया तो विस्थापन इतना ही बचा, जब कण यहाँ पे आ गया तो इस तरह विस्थापन बचा और कम हो गया, है ना। जब शुरू में था तो इतना विस्थापन था, मतलब यहाँ से शुरू किया तो इतना ज़्यादा विस्थापन था, तो यहाँ पे विस्थापन ज़्यादा है, उसके बाद में कम हो गया विस्थापन, देखो यहाँ से करेंगे तो ये देखो कम हुआ विस्थापन इधर, तो इसका पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे खींचे ना, हाँ, तो इसका यहाँ पे बना पॉइंट, इसका फिर वापस यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन गया, क्योंकि टाइम जीरो नहीं हुआ, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम थोड़ी कम होता है। हाँ, तो T/2 हो गया बेटा। इस तरह से ही हम इसका आगे देखेंगे, तो ये जो कर्व आएगा ये आपका ऐसे आएगा, समझ आ रही बात। हाँ, ये कर्व इस तरह से बनेगा बेटा, और ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं, इस वक्र को बोलते हैं ज्यावक्र। क्या बोलते हैं, ज्यावक्र, हिंदी में ज्यावक्र बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम साइन कर्व। क्या बोलते हैं, साइन कर्व। जो साइन फंक्शन होता है ना, हाँ, साइन फंक्शन आपका, साइन फंक्शन मतलब साइन फंक्शन मतलब साइन थीटा वाला, कि थीटा की वैल्यू किसके साथ में, हम कहें कि कोई फंक्शन है x बराबर साइन थीटा, तो जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे क्या बदलेगा, x बदलेगा, तो वही बात आ गई बेटा यहाँ पे हमारा। तो मतलब इसमें जे.बी. फोरियर नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो इस तरह की गति होगी, कौन सी गति होगी, जो सरल आवर्त गति होगी, सरल आवर्त गति को हम ज्यावक्र से
क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसको दिखा सकते हैं किससे, ज्यावक्र से, जिसमें कि आपका विस्थापन और समय, विस्थापन और समय का संबंध बताता है ये ना, किसके साथ में, मतलब जैसे जैसे विस्थापन किस तरह से बदल रहा है समय के साथ में, वो बताता है। तो इस तरह की जो गति है उसको हम ज्यावक्र से दिखा सकते हैं, ये हमें जेबी फोरियर ने बताया ना। सरल आवर्त गति को भी दिखा सकते हैं और जो हमारी आवर्ती गति होती है उसको भी हम ज्यावक्र से दिखा सकते हैं, ज्यावक्र से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, बहुत बेसिक सी बात समझाई है मैंने, बिल्कुल आसान सी भाषा में, कि ये आपने देखा होगा ना कि हम जो और ज्यावक्र के जो ये कहेंगे कि इसके इक्वेशन समीकरण क्या आती है, समीकरण आती है बेटा, क्योंकि x में t के साथ बदल रहा है, तो ये समीकरण आएगी हमारी x बराबर साइन, या फिर हम कहेंगे x बराबर a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t। देखो t भी है यहाँ पर और आपका x भी है, ठीक है। हाँ, ओमेगा क्या है, a क्या है, a हमारा आयाम हो गया, a आयाम हो गया ना। हाँ, ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कोणीय आवृत्ति है ना, क्या कहेंगे, कोणीय आवृत्ति हो गया बेटा, ठीक है। तो कोणीय आवृत्ति को क्या कहेंगे हम, कोणीय आवृत्ति क्या होती है इसको भी समझेंगे, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको कोणीय आवृत्ति क्या होती है। तो पहले तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि इसमें सरल आवर्त गति में, पहली बात तो हमने ये तो समझ ली थी कि सरल आवर्त गति जो है वो किसमें है, सीधी रेखा में गति है ना। हाँ, किसमें, सीधी रेखा में गति, लेकिन गति सीधी रेखा में है, लेकिन किसके लिए, विस्थापन बहुत कितना है, बहुत कम है ना, विस्थापन जो है वो क्या है, बहुत कम, बहुत कम, स्मॉल है, बहुत कम विस्थापन के लिए है, बड़े विस्थापन के लिए नहीं है। हम इसको सरल आवर्त गति नहीं कह सकते बड़े विस्थापन के लिए, जब विस्थापन आपका बहुत कम हो तो ही इसको सरल आवर्त गति कहेंगे ना। पहली बात तो कि सरल आवर्त गति किसमें होती है, सीधी रेखा में गति है जिसमें कि विस्थापन आपका बहुत कम है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, हम ये कह रहे थे कि जो बल है, बल देखो ये हमारी माध्य स्थिति है, ठीक है। तो बल जो है, बल की दिशा क्या होती है, बल की दिशा देखो यहाँ से इधर जा रहा है हमारा गुटका, तो बल की दिशा ये वाली है, उल्टी दिशा। किधर है बल की दिशा, क्योंकि स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी, तो बल की दिशा कहाँ होगी, माध्य स्थिति की तरफ हो गई है ना। यहाँ से हम देखें तो माध्य स्थिति हमारी ये है, यहाँ पर बल जैसे ही माध्य स्थिति से बाहर निकलता है वैसे ही स्प्रिंग में खिंचाव शुरू हो जाता है, तो स्प्रिंग वापस खींचती है इसको। तो गुटके बल की दिशा हमारी हमेशा कैसी होती है, माध्य स्थिति की तरफ होती है, कैसी, है ना। आप कहोगे सर यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे क्या हो, जब वापस आ गया, तो अब देखो वापस आ गया, यहाँ से गया और फिर वापस आ गया, तो वेग की वजह से इसको, स्प्रिंग को क्या करेगा, ये अब स्प्रिंग को संपीड़ित करना शुरू करेगा, तो संपीड़ित करेगा तो स्प्रिंग की लंबाई कम होती जाएगी, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा ना। स्प्रिंग बल कैसे लगेगा, अब इधर लग गया, तो वापस देखो बल की दिशा जैसे यहाँ से आया, इधर आया ब्लॉक हमारा गुटका, तो क्या करेगा, स्प्रिंग को संपीड़ित करेगा, और जैसे संपीड़न शुरू हुआ वैसे ही उसने बल लगाना शुरू कर दिया, किसने, प्रत्यानयन बल पैदा हो जाएगा ना किसमें, स्प्रिंग में हमारी। तो स्प्रिंग उसकी दिशा क्या होगी, वापस इसको धकेलेगा पीछे की तरफ में, समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेगा, वापस इसको धकेलेगा, तो बल देखो वापस किसकी तरफ हो गया, माध्य स्थिति की तरफ हो गया। यहाँ पे बल जैसे ही माध्य स्थिति से इधर आता है तो बल इधर लगने लग जाता है, और जब यहाँ था इधर जब जा रहा था या फिर इधर आ रहा था, जाते टाइम भी बल की दिशा क्या थी, ये वाली दिशा थी। जब ये इधर जा रहा था ना, पार्टिकल इधर जा रहा था, गुटका इधर जा रहा था, तो बल की दिशा स्प्रिंग इसको वापस खींच रही थी, और जब ये वापस आया तो भी स्प्रिंग वापस खींच रही है, मतलब माध्य स्थिति की तरफ ही है। यहाँ से जब इधर आ गया तो स्प्रिंग इसको धक्का मार रही है वापस माध्य स्थिति की तरफ, और जब इधर से ये मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया तो यहाँ से भी क्या कर रहा है, स्प्रिंग बल जो है इसको धक्का मार रहा है माध्य स्थिति की तरफ। तो बल तो हमेशा, ये तो हमें समझ में आ गया कि बल की दिशा, प्रत्यानयन बल की दिशा ना, कौन से बल की दिशा, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जिसकी वजह से हमारी सरल आवर्त गति होती है। प्रत्यानयन बल की दिशा कैसी होती है, हमेशा माध्य स्थिति की तरफ, कैसे, माध्य स्थिति
की तरफ। समझ में आई बात बेटा? हाँ, बल की दिशा हमारी सरल आवर्त गति में पहली बात तो कि विस्थापन बहुत छोटा होता है, सीधी रेखा में गति होती है कण की, और प्रत्यानयन बल की दिशा कैसे होती है? माध्य स्थिति की तरफ होती है। अब इसमें तीसरा, और जब बल की दिशा हो गई तो वही आपकी किसकी दिशा होगी? त्वरण की भी वही होगी, है ना? हाँ, त्वरण की भी वही दिशा होगी, ये कह सकते हो आप। त्वरण की भी दिशा हमेशा वही होगी, माध्य स्थिति की तरफ होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि त्वरण कहाँ होता है? बल की दिशा में होता है बेटा। अब तीसरी बात इसमें समझने वाली है, वो क्या है कि जो बल है, बल जितना माध्य स्थिति से दूर जाएंगे, जितना दूर जा रहे हैं तो उतना ही बढ़ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? देखो, जितना x बढ़ेगा माध्य स्थिति से ना, मतलब स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचा जाएगा उतना ही क्या होगा? स्प्रिंग बल ज्यादा लगाएगा, प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा। तो और स्प्रिंग का जो बल होता है वो हमें पता है कैसे होता है? F = माइनस kx होता है, F के बराबर माइनस kx हो गया। यानी कि F को हम कह सकते हैं कि ये अनुपात समानुपाती है किसके? अनुक्रमानुपाती है किसके? माइनस एक्स के, यानी x के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक है ना? यानी x के अनुक्रमानुपाती हो गया बल। तो जितना जितना x बढ़ेगा उतना ही बल बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितना x बढ़ता जाएगा मतलब स्प्रिंग जितनी ज़्यादा खींचती जाएगी बल उतना ही पैदा होता जाएगा उसमें। तो ये हम कह सकते हैं कि बल जो है और प्रत्यानयन बल का परिमाण है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, परिमाण को मैग्नीट्यूड, और प्रत्यानयन बल को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है? हाँ, परिमाण क्या होगा? परिमाण जो है वो विस्थापन की अनुक्रमानुपाती होगा ना? हाँ, किसके? विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो गया, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। विस्थापन कहाँ से? माध्य स्थिति से। कहाँ से? माध्य स्थिति से। बेटा लिखना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस समझना ज़्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। इसको नोट करके भी आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब किताबों में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वही मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब ये हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? कि भैया विस्थापन छोटा होना चाहिए और कण का विस्थापन कण सीधी रेखा में गति करता रहे, है ना? इधर जाए वापस इधर आए, मीन जो उसकी माध्य स्थिति है उसके दोनों तरफ गति करता रहे। यही हो रहा ना? हाँ देखो, माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति कर रहा है ऐसे, और विस्थापन छोटा है। ठीक है, क्या है? विस्थापन छोटा है। तो पहली बात तो ये हो गई, सीधी रेखा में गति हो और विस्थापन बहुत कम हो। और दूसरी बात कि उसका जो बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की तरफ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? माध्य स्थिति की तरफ होनी चाहिए। तो बल अगर हमारा किसमें, अगर विस्थापन कौन सी दिशा में है? पॉजिटिव दिशा में, धनात्मक दिशा में है, तो बल हमारा कैसे लगना चाहिए? प्रत्यानयन नकारात्मक दिशा में होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तभी तो यहाँ पे देखो ना बेटा, हाँ क्या आता है? F = माइनस kx, और F क्या है आपका? F किसके अनुक्रमानुपाती है? माइनस x के अनुक्रमानुपाती है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दिशा बता दी इसने। और परिमाण जो है कि जितना विस्थापन ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रत्यानयन बल का परिमाण आपका बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका बढ़ता जाएगा प्रत्यानयन बल का। तो अगर ये कंडीशन हमारी, ये शर्तें पूरी हो रही है, तो हम कह देंगे कि कण कैसी मोशन कर रहा है? SHM कर रहा है। कैसी कर रहा है? SHM कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। बेटा अभी के लिए समझ लो कि भी हाँ ये बातें मैंने समझाई है, लेकिन आपके ये बातें काम कहाँ आएंगी? जब आप जो सवाल दिए होंगे आपको उनको हल करेंगे तो। और जो कण की स्थिति, देखो अभी एक बात और इंपॉर्टेंट समझाई है मैंने, वो क्या समझाई है? कि जो कण की स्थिति है, इसका जो विस्थापन है और समय के साथ कैसे बदलता है, उसको हम ज्या कर्व से, साइन कर्व से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसका विवरण बता सकते हैं कि किस हिसाब से हमारा विस्थापन परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना? मैंने यही किया ना, इसमें मैंने सीधा ज्या कर्व नहीं खींचा, साइन कर्व नहीं बताया आपको कि साइन कर्व से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आया कहाँ से और कैसे आया वो बताया मैंने बेटा, कि हाँ एक्स कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है और टाइम के साथ में, और फिर उसका जो कर्व खींचेंगे हम, उसका वक्र बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बना, और फिर ये पता चला कि ये तो कैसा बन रहा है वक्र हमारा, ये ज्या कर्व के जैसा बन रहा है। ठीक है ना? हाँ, साइन कर्व के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो ये हमारी
क्या कहेंगे, इसको हम एसएचएम की बेसिक इक्वेशन बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, हमारे बेसिक समीकरण, है ना। बिल्कुल कहेंगे कि बेसिक का मतलब हो गया हिंदी में आपके, मतलब शुरुआती कह सकते हो। सो x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये तो हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई। अब हम कहें कि एक सामान्य इक्वेशन, सामान्य समीकरण लिख ले हम। तो सामान्य समीकरण भी हमारी जो होती है, तो सर क्या, अच्छा इससे पहले कि सर x बराबर, क्योंकि जाकर और भाई साइन कर और कोस कर तो एक जैसे ही होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये a कोस ओमेगा टी, स्वाभाविक है ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके दिमाग में। आप मैथ्स के स्टूडेंट है थोड़े, हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि दोनों का शेप कैसी आती है, दोनों की शेप एक जैसी आती है, या साइन कर्व की भी और कोस कर्व की। तो क्या ये भी एसएचएम होगा, बिल्कुल ये भी एसएचएम है और ये भी एसएचएम होगा बेटा, ठीक है। दोनों ही एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो आगे हमारी बेसिक इक्वेशन, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन हो, ऐसी समीकरण हो जिसमें हम सभी तरह की जो भी एसएचएम होगी उनको हम लिख सकें। तो उसके लिए क्या होगा, हम मानते हैं, चलो ये लिख देता हूं मैं, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर ये भी होगा x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी हो सकती है ना, दोनों ही हो सकती है। ये सामान्य इक्वेशन है। चलो इसको आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, आपकी समझ पैदा होनी चाहिए बेटा, मेरी कोशिश यही है। आपको लिखा तो सब्जेक्ट की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आपकी समझ कितनी पैदा होती है, ताकि आप अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, कौन से जो नीट में आते हैं, आपके जेई में आते हैं या जेई एडवांस में आते हैं, वो क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाओ। और वो कब कर पाओगे, जब आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आता है। इक्वेशन याद करना, समीकरण याद करने से कुछ नहीं होगा, आपने कर्व भी याद कर लिया उससे भी कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपने सारी डेफिनेशन भी याद कर ली, सारी परिभाषाएं भी याद कर ली, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको उनका मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कैसे आपस में जुड़ी हुई है, और एक में परिवर्तन करने से दूसरे में क्या परिवर्तन होता है। जब ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो फिर आप सवालों को अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। यही मेरी कोशिश है कि आपको समझ पैदा हो। चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा इसको पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। इसको लेक्चर को वापस दोबारा सुनिए, और चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। चीज़ें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हम जो पहली बार सुनते हैं तो हमें आधी अधूरी चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ चीज़ें हमें कब समझ में आती है अच्छे से, जब हम दोबारा से उसको देखते हैं, दोबारा से उसको पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका दिन शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं।